Hello students, welcome to Maths Mania. Today we will discuss previous year paper of 2023 or 24 Maths Basic. This is, as you can see, this is set number 430/1/1. Okay, so let's get started. First of all, we'll discuss section 1. Each question carries 1 marks. So let's start. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। अगर इसके दो जीरोज मान लेता हूँ मैं, अल्फा और बीटा, तो क्या होता है इसका प्रोडक्ट, बोलो। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। ओके, सो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, k इज इक्वल टू 2। सो k विल बी इक्वल टू -7/2। तो अपना ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन एन AP इफ a इज इक्वल टू 8 and 10th term is equal to -19, then the value of d, we have to find the value of d. So we know that an means nth term in any AP is defined as a plus n minus 1 into d. So here 10th term, we are talking about 10th term, so 8n is equal to what is the value of a, 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे पुट कर दो 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो हमें निकालना है, और 8n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, -19। सो -19 इज इक्वल टू 8 प्लस 9d। सो दिस विल बिकम फ्रॉम हियर वी विल गेट d इज इक्वल टू -3। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1 एंड दिस इज। तो हमने चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कोई भी एक अगर ये पॉइंट है, इसमें अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -1, 3, और दूसरा पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 8, 3/2। हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों 1:1 रेशियो में कट कर रहे होंगे। हम मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो चलो ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, दोनों के x कोऑर्डिनेट मतलब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, सो -1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, सो 3 प्लस 3/2 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 9/4। तो यहाँ से अपने x और y कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 7/2, 9/4। तो अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन सेक थीटा इज इक्वल टू। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे तो सिंपल एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। ये ट्रायंगल हमने बना लिया, यहाँ पे इस ट्रायंगल को कुछ भी नाम दे दो, ABC दे देते हैं। चलो यहाँ पे ये थीटा है, ये हमने मान लिया थीटा जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखे आपको, सिंपली ड्रॉ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने थीटा दे दिया। अब साइन थीटा हमें पता है कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन AC। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। यहाँ से AB अगर 1 है तो AC कितना होगा 3, तो हमें BC निकालना है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इजीली। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे बताओ, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं x मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बिकम 9, 1 प्लस x स्क्वायर।
यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - 1 8, √8, √8 इज 2√2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2√2, 2√2। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में हमें बोला सेक थीटा निकालने के लिए, तो सेक थीटा क्या होता है बताओ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना AC, AC की वैल्यू कितनी 3 अपॉन बेस कितना 2√2, तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2√2। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि 132 और 77 का HCF क्या होगा। तो कुछ मत करो, सिंपल जो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अपन बचपन में पढ़ते थे वैसे डायरेक्ट करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले 132 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करें, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 6 से करें, 11 से करते हैं, 11 से किया 6 आ गया, फिर 2 से किया 3 आ गया, 3 से किया 1 आ गया, ये 132 के आ गए। तो और यहाँ पे 77 का निकाल लेते हैं, तो 77 के कितने आ गई, 11 से किया 11 7 ज़ा और 7 1 ज़ा 7, तो 132 के देख लेते हैं बेटा कितने क्या क्या आ गए फैक्टर्स, 2 × 11 × 2 × 3, और 77 के देख लेते हैं कितना आ गया 11 × 7। तो हमें पता था कि HCF जब हम निकालते हैं तो हम सिर्फ कॉमन टर्म देखते हैं, तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 11, इसमें भी और इसमें भी 11, सो आवर HCF विल बिकम 11। यहाँ से HCF कितना आ जाएगा 11, तो अपना कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, आर रियल एंड इक्वल, तो एक बात बताओ बेटा, रियल एंड इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन थी, वहां पे हम क्या पढ़ते थे, d = 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, d शुड बी 0, और d क्या होता था, b² - 4ac = 0। तो इस इक्वेशन में से b की वैल्यू कितनी है, -5, तो -5 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे देखेंगे ना a की वैल्यू 4, c की वैल्यू कितनी है k, और हमें निकालना क्या है, k की वैल्यू निकालनी है। तो चलो ठीक है, सिंपली पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, देखते हैं ये कितना आया, 25 = 16 k, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 25/16। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज p, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज, सिंपल ये हमें पता है किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने या ना होने की, PE + P ना होने की प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर बोलते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज P, हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू P है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, ये विनिंग है और ये लूजिंग है, तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, +P = 1, तो यहाँ से कितनी क्या वैल्यू आ गई, P 1 - P, तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर, 1 - P, 1 - P कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अपना ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज, तो हमने पढ़ा था सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने की, उनके बीच में डिस्टेंस, ये पॉइंट मान लिया A, इसके कोऑर्डिनेट्स 2, -3, ये पॉइंट मान लिया B, इसके कोऑर्डिनेट्स -2, 3, ये क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमें पूछा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था पेपर में, मतलब चैप्टर्स के अंदर, क्या था फॉर्मूला, कोई भी दो पॉइंट है मान लो, चलो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। मान लो एक चीज़ बताओ, अगर ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट A, B, इसके कोऑर्डिनेट A1, B1, तो इसके बीच के डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता था, D = √A - A1 का होल स्क्वायर प्लस B - B1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं।
डी इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ -2, तो अंडर रूट 2 माइनस ऑफ -2 इसका होल स्क्वायर प्लस -3 इसका होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं बेटा ये कितना आ गया, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 + 3 9, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36। ये कितना आ गया अंडर रूट 52। तो अंडर रूट 52 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 52 क्या आ जाएगा 13 × 4, तो यहाँ से 4 को हम बाहर ले आते हैं तो 2√13 अपना आंसर आ जाएगा, डी की वैल्यू। ये अपना फॉर्मूला था जो मैंने आप लोगों को अलग से बता दिया, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन आ गया आंसर, 2√13 मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 है। तो हमें बताने कि ऐसे कौन से एंगल पे ये वैल्यू 2 होगी। तो हम लोगों को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों को क्लब कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो ठीक है, इन दोनों को क्लब कर दो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या बच गया 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ से sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इसको अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ 1 को इधर लेके जाता हूँ तो कितनी आ गई 1, और sin थीटा 1 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया 90 डिग्री, मतलब अपना कौन सा ऑप्शन नंबर 3। चलो बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ कार्ड इज वेल शफल्ड, a card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability that drawn card is a red queen. ठीक है बेटा, अब एक चीज़ बताओ, पूरे जो ताश के पत्ते हैं, कार्ड्स जो अपने होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 52। उसके अंदर से अगर मैं बात करूं रेड कार्ड्स, और रेड में भी क्वीन, तो कितनी होंगी क्वीन, सिर्फ 2 होंगी। रेड क्वीन कितनी होंगी, सिर्फ 2 होंगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2/52, दिस विल बिकम 1/26। ये आंसर अपना आ गया, सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर डी ये अपना ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड्स ए स्टैटिस्टिकल डेटा अरेंज इन ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड। तो बेटा ये सिंपल है, डायरेक्ट इक्वेट वो है मीडियन। ये क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप बोलते हैं तो देखते हैं, आइए देखते हैं। तो मीडियन क्या होता है, मान लो मैं 3-4 नंबर अरेंज करता हूँ किसी भी उसमें, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको मीडियन का। मान लो कोई भी नंबर है, 3-4 नंबर ले लिए मैंने, 2 3 8 5 7 9 13। पहले क्या करते हैं हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। चलो ठीक है, अरेंज करो। तो क्या आ गया, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 13। तो इसमें टोटल नंबर देखते हैं, टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें मीडियन क्या होगा बेटा, जो सबसे मिडिल टर्म होगी वो मीडियन होगा। तो 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से छोड़ दो, ये अपना मीडियन आ गया। और अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक नंबर और होता, मान लो यही सेम इक्वेशन है, तो 2 3 5 7 8 9 13 15, ये ऑड के केस में मीडियन कैसे निकालते हैं वो बता दिया आपको। अब जब इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन कैसे निकालेंगे बेटा, बीच के 2 टर्म्स हैं जो ये और ये, 3 इधर से छोड़ दिए 3 इधर से छोड़ दिए, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, 15/2 7.5, ये अपनी मीडियन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ अ सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड्स ए स्टैटिस्टिकल डेटा अरेंज्ड, तो हमने अरेंज कर लिया इन ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब लेफ्ट साइड में भी इक्वल पार्ट और राइट साइड में भी इक्वल पार्ट, देन द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड। तो ये अपनी x आ गई, तो x को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा, वरना एक बार फिर से इसको वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सिंपल क्वेश्चन, बोलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहां से डालो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 अगर कुछ नहीं दी हुई तो, और रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या क्या कट जाएगा? ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 से और इस 2 से ये 4 कट जाएगा, इस 2 से ये 11 आ जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास? 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3। तो ये अपना क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 539/3। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 539/3। हाँ, ये अपना ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, द मीन एंड मीडियन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डेटा। मीन और मीडियन, मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 21, और मीडियन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 23, और हमें मॉड निकालना है। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, क्या फॉर्मूला है बताइए जरा? 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। सिंपल है, फॉर्मूला डाल दीजिए। मीडियन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 इंटू 23 इज इक्वल टू 2। मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 21, प्लस मॉड हमें निकालना ही है। तो यहाँ से कितना आ गया? 69 माइनस 42 इज इक्वल टू मॉड। तो यहाँ से मॉड की वैल्यू अपनी कितनी आ गई बेटा? 27। मॉड की वैल्यू आ गई 27। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं। दी हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो देखते हैं। दी हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो चलो जैसे क्वेश्चन में दिया जाता है वैसे के वैसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे बनाते चलेंगे। एक कोन बना लिया, ठीक है। उसकी हाइट कितनी बोली हुई है? ये हाइट आ गई 24। रेडियस कितना है? ये रेडियस है। रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7। तो बेटा इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए, इसको अगर हम सेंटर मानते ओ, इसको बी, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ पे बना दूं, ये ए आ गया, ये ओ आ गया, ये बी आ गया, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 90 डिग्री है ही, और ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई? या फिर इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट। तो ये कितना आ गया? ए ओ का स्क्वायर कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो यहाँ से बेटा अपनी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो सिंपल है, अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं दिखा जिसमें कुछ दिक्कत आनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इस क्वेश्चन में बेटा क्या बोला हुआ है कि एक इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को सिंपल, और इसमें इसका एक जीरो दिया हुआ है, और हमें बोला हुआ है कि इसकी अल्फा की वैल्यू बताओ। जीरो का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 3 इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर डालूंगा तो ये इक्वेशन मुझे आंसर जो देगी वो जीरो आना चाहिए, तभी तो ये 3 इसका जीरो है। तो चलो ठीक है, देखते हैं इक्वेशन क्या है। अल्फा -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1, और हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि -3 इज अ जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स की जगह पे -3 पुट करो, पुट एक्स इज इक्वल टू -3, और इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। चलिए देखते हैं। अल्फा -1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया? अल्फा -1 इंटू 9 -3 अल्फा प्लस 1
इज इक्वल टू 0, ये कितना आ गया 9 अल्फा माइनस 9 माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अल्फा इज इक्वल टू 8, 6 अल्फा इज इक्वल टू 8। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 4/3। ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए। कभी भी आपको ये दिया हो कि ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में कुछ भी आपको जीरो दिया हुआ हो, तो उसको उठा के सीधा का सीधा एक्स की जगह पे पुट कर दो और उस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दो। अगर वो इक्वेशन जीरो बनेगी तभी तो वो क्वेश्चन जो 3 है तभी वो उसका जीरो बनेगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज, ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल बना लिया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, बनाते जाओ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये लो जी डायमीटर बना दिया, 6 सेंटीमीटर बना दिया। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज -4,0, एक एंड कितना दिया हुआ है -4,0, द अदर एंड ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये चीज गौर करने वाली है बेटा, एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं x,0। ठीक है, अब सिंपल कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगा देना है अपने को। वही अगर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए अभी पीछे करवाया था, एक पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट a, बी, इसके कोऑर्डिनेट a1, b1 और इनके बीच का डिस्टेंस d। तो डिस्टेंस d कैसे निकालते थे बोलो, √ a1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते थे। चलो ठीक है, यहाँ पे भी ट्राई करेंगे। तो d की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, हमें 6 दी हुई है। 6 इज इक्वल टू x √x माइनस ऑफ -4, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 ही रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं ये कितना आ गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। अच्छा हाँ बेटा, चलिए देखिए, सॉरी अभी एक कॉल आ गया था, तो देखते हैं ये कितना आ गया। 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सिंपली एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। तो ये जो अपना कोऑर्डिनेट बन जाएगा ये वाला, ये क्या कोऑर्डिनेट बन जाएगा, x,0 मतलब 2,0, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, कोई डाउट, सिंपल है यहाँ तक। आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है, डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। देखो बेटा, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो तो सबसे पहले जो कीवर्ड्स है ना उसको जरूर अंडरलाइन कर लिया करो पेपर स्टार्ट करने से पहले। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिखा, उस क्वेश्चन में कोई भी कीवर्ड है, जैसे इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या था कि डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, पिछले क्वेश्चन में भी कुछ कीवर्ड था ऑन एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लिया करो ताकि वो बाद में हमसे मिस ना हो और गलत ना करें हम। ठीक है, तो डोंट हैव एनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, दो लाइनें पैरेलल जा रही हैं तो उनका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दो लाइनें जब पैरेलल जाती हैं तो हमें पता है उनका क्या फॉर्मूला होता है, बताओ। अगर ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है फॉर नो सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो कंडीशन पढ़ी थी हम लोगों ने। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये दो इक्वेशन है, इसमें इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू क्या है 5, डाल देते हैं 5, a2 की वैल्यू कितनी है 2, डाल देते हैं 2, b1 की वैल्यू कितनी है 2, डाल देते हैं, b2 की वैल्यू कितनी है k, डाल देते हैं। हमें निकालना क्या था, k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4/5। ये अपना आंसर आ गया, सिंपल है। तो 4/5 मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया अपना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 2 डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि डबलेट क्या होता है। डबलेट का मतलब सेम नंबर, मतलब क्या तो आपने 1 1 आए, 2 डाइस अगर मैंने थ्रो किए तो डबलेट कैसे होंगे, 1 1 आए, या फिर 2 2 आ जाए, या फिर 3 3 आ जाए, या फिर 4 4 आ जाए, या फिर 5 5 आ जाए, ये और 6 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है जब हमें डबलेट मिलेंगे। देखो ज़रा, ये हमें पॉसिबिलिटी कितनी मिल रही है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हमारे पास पॉसिबिलिटी है। और अगर हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, अगर हम 2 डाइस को फेंकेंगे 36 आएंगे, तो 6/36, दिस विल कम इक्वल टू 1/6। तो 1/6 कहाँ पे, अपना आंसर नंबर सी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़े आपको संभाल के करने होते हैं, तो ये देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ PA and PB are the tangents drawn to a circle with center O from an external point P, then the quadrilateral OAPB is a cyclic quadrilateral, ठीक है। तो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होती है वो हम देखेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बेटा कंडीशन क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा सम ऑफ अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ये टेंजेंट है तो हमें पता है सेंटर से कोई भी टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज़रा बेटा, एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि 90 + 90 180 डिग्री, ठीक है भाई। अब मैं देखता हूँ एंगल ओ और एंगल पी, एंगल ओ प्लस एंगल पी, इसका भी सम 180 डिग्री आएगा, क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स शुड बी 160 डिग्री। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट इसको यहाँ पे ले आते हैं। अगर मैं ऐड अप करने की कोशिश करूँ, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, ये कितना आना चाहिए, 360 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, दिस प्लस दिस की वैल्यू 180 डिग्री दी हुई है। तो यहाँ से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से हमें पता लगेगा कि एंगल ओ प्लस एंगल पी की वैल्यू 360 माइनस 180 डिग्री, सो दिस विल कम टू 180 डिग्री, एंगल ओ प्लस एंगल पी, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाँ, एक कंडीशन हमारी ठीक हुई कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल ए और यहाँ पे देखो एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री आ रहा है, और एंगल ओ और एंगल पी इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है। अब अगली वाली स्टेटमेंट पे चलते हैं। अगली वाली स्टेटमेंट क्या बोलती है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसा तो नहीं होता, ऑपोजिट एंगल तो इक्वल नहीं होते, ऑपोजिट एंगल कितना होना चाहिए, ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो ये नहीं आएगा अपना। अगला देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी नहीं आएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो अपना ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, ये हमें दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि ये -1, 3 इसके जीरो हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं जीरो है भी कि नहीं है। एक इक्वेशन दी हुई है x² - 2x - 3, अगर मैं इसको जीरो के बराबर रखता हूँ तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम क्या करेंगे, इसके जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। क्या करें, x² - 3x + x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x - 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x + 1 × x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई बेटा, -1, 3। तो हाँ, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि -1, 3 आर जीरोज ऑफ दिस
पॉलिनोमियल, तो हाँ ये ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक निकल गई हमारी। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टेटमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट -1,0 एंड 3,0। हाँ तो बेटा ठीक है, कभी भी हमने ग्राफ वाले क्वेश्चंस अगर पढ़ेंगे, अभी हम आगे कंटिन्यू में आपकी क्लास लूँगा बेटा, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिन बच्चों ने भी पढ़ाई की है लेकिन उतनी अच्छे से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो मैं लास्ट के कुछ दिनों के अंदर, अगले 8-10 दिनों के अंदर कोशिश करूँगा कि 10 से 12 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 12 से 13 घंटे के अंदर आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी एटलीस्ट मैं करवा दूँ। तो एनसीईआरटी करने से ये होगा कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख जाएंगे और एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन निकाल भी जाएंगे अपने हाथों से, या फिर इसी वीडियो को 2-3 बार देख जाएंगे, जो मैं क्लासेस डालूंगा, हर एक चैप्टर के लिए एक क्लास डालूंगा, तो अगर आप वो देख लोगे सो दैट विल सफाइस, you'd be able to clear the paper of maths, okay, you'd be able to score more than 60, 65, 70, ठीक है। तो चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है बेटा, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दिस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट दिस एंड दिस, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियस बात है बेटा, क्योंकि अगर जीरो है कोई भी, मतलब यहाँ पे एक बार इसको दोबारा से मिटा के, ठीक है, हमने देखा था जब ग्राफ वाले क्वेश्चन, अभी मैं आपको आगे करवाऊंगा पॉलिनोमियल जब आपको पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल के लिए अगर आपकी पुरानी नॉलेज को यूज़ करते हुए देखते हैं, तो अगर कोई इक्वेशन है और अगर इसका a ग्रेटर देन 0 है, तो जो ग्राफ है उसका जो फेस है वो अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ उसका मुंह खुलेगा, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1x², तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ x² - 2x - 3, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और x एक्सिस को दो जगह से काटेगा। दो जगह से कहाँ से काटेगा? जहाँ पे इसके जीरोज हैं, एक तो -1 पे है और एक 3 पे है, तो ये -1 और 3, y एक्सिस तो 0 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन, ये भी ठीक है बेटा। तो अगर हम यहाँ पे पीछे चल के देखें कि इस इक्वेशन के लिए क्या है कि असर्शन इज ट्रू, बोथ असर्शन इज एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है जी सब, एंड रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन कंप्लीटली, हाँ ये ठीक है बेटा, एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इसके जीरोज हैं -1,3 इस इक्वेशन के, और अगर ये इसके जीरोज हैं तो ये एक्स एक्सिस पे इन दोनों जगह पे कट करेगा। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सेक्शन बी के लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन। कुछ डरने की बात नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा का वैसा करते जाओ, ठीक। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, कुछ नहीं करना, ट्रायंगल ABC बना लो जी। जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे करते जाएंगे, बस मैथ्स के क्वेश्चन होते जाएंगे। ये A, ये B, ये C। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC पे कोई एक पॉइंट बना लो D, ठीक है। सच दैट एंगल ADC, एंगल AD और C, मान लेता हूं मैं ये एंगल थीटा है, इज इक्वल टू एंगल BAC, तो ये कंप्लीट एंगल ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। शो दैट AC² इज इक्वल टू BC इंटू DC। देखो बेटा ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स को उठाएंगे और उनको सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। कभी भी आपको पेपर में ऐसा दिखे कि ऐसा कुछ दिखे कि दो साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर करो या ऐसा करो, तो हम तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट ये आना चाहिए कि हाँ पहले सिमिलैरिटी की तरफ चलते हैं। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी, जब दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तभी हम उनके साइड्स का रेशियो लेके उनको कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कभी भी दिखे तो तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि हाँ भाई जो आंसर आने वाला है वो सिमिलैरिटी से निकलेगा। तो चलो मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल उठाता हूँ। कौन कौन सा ट्रायंगल? इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ अल्फा, ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दो ट्रायंगल उठाता हूँ बेटा मैं। यहाँ पे मैंने उठाया ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल मैं उठाता हूँ ट्रायंगल ADC। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये देखो बेटा, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ABC के अंदर, तो ये जो एंगल A है ये किसके बराबर है? एंगल D के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, इसके सामने क्या आएगा? ये जब हमने पढ़ा था तो वो देखी थी ना चीज़ कि जो एंगल सेम होते हैं उसी के सामने सिमिलर चीज़ लिखनी होती है। तो यहाँ पे अगर A आ रहा है तो A के सामने इस ट्रायंगल में क्या आएगा? D आएगा, ठीक है। फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, तो यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे भी C आ गया, और बची हुई चीज़ कहाँ पे आ गई? यहाँ पे DCA, ठीक। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर क्यों हो गई? बाय एंगल सिमिलैरिटी। एक ये एंगल दोनों में कॉमन आ गया और एंगल A इज इक्वल टू एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल अल्फा कॉमन,
ठीक, चलो दोबारा बता देता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल, ये इक्वल है, ये गिवन है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों में कॉमन है। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? ये वाला ट्रायंगल सिमिलर टू ए डी सी बाय एंगल एंगल, ठीक है। तो मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बेटा इन दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर कर दिया। अब यहां से देखते हैं, अब हमें साइड का रेशियो निकालना है। अब एक चीज देखो, हमें AC का स्क्वायर चाहिए, तो हमें दोनों साइड AC तो चाहिएगा ही चाहिएगा। यहां से मैं AC उठाता हूं, तो मैंने AC उठाया। अगर मैं ये वाला रेशियो ले रहा हूं पहले दो टर्म्स को, तो यहां पे भी मुझे पहले दो टर्म्स लेनी पड़ेंगी। तो AC अपॉन DC इज इक्वल टू, यहां पे मुझे क्या चाहिए, BC अपॉन, ये मैं पीछे की दो टर्म उठा रहा हूं, तो यहां पे भी पीछे की दो टर्म होनी चाहिए AC। क्यों? क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड का रेशियो भी सेम होगा, इस वजह से। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। ये आ गया, हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये दो नंबर मिल गए हमें, ठीक है। सिंपल था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार देख लो और 2-3 बार कॉपी में प्रैक्टिस करके जाओ, प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट टाइम भी आएगा। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एल्जेब्राइकली। एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू है। ये तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, एक्स और वाई दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। चलो सॉल्व करते हैं। ए पार्ट कर रहा हूँ अभी मैं सॉल्व, ठीक है। इसमें ए पार्ट में क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। तो कुछ मत करो बेटा, इस इक्वेशन को क्या करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन तो एज इट इज सेम रहेगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, और नीचे वाली क्या होगी, y माइनस, एक सेकेंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, y माइनस 2x, नहीं सॉरी बेटा, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है अपने को, ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है मल्टीप्लाई? ताकि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो 2x है, ये भी, ये जो x है ये 2x बन जाए और ये दोनों कट जाएं, इस वजह से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये कितना आ गया, ये आ गया, यहाँ से एक सेकेंड, ये कितना आ गया, ये आ गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। नीचे कितना आ गया, नीचे तो सेम ही रहेगा, y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो ये y प्लस वाई, 4y प्लस वाई 5y, 5y की वैल्यू कितनी आ गई 20। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसको उठा के अगर मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ तो y की वैल्यू कितनी डालूँ, 4 डाल दो, 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 1। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, सॉल्व द पेयर ऑफ x, y की वैल्यू तो निकालनी थी, तो ये आ गई अपनी, x की वैल्यू 1 आ गई, x, y, तो यहाँ से आ गया 1,4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं क्या है। चलो देखते हैं बेटा, इसमें क्या बोल रहा है कि चेक वेदर द पॉइंट -4,3 लाइज ऑन बोथ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। अगले पेज पे एक सेकंड रुको, एक पेज ऐड कर लेते हैं। एक मिनट, मैं आपके लिए क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेक वेदर द पॉइंट -4,3 लाइज ऑन बोथ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस। एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, -4,3। ये हमें चेक करके बताना है कि ये इन दोनों लाइनों पे है कि नहीं। x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन है
एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो सिंपल है बेटा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने को क्या करना है, सिंपली इसको एक्स और वाई की वैल्यू एक बार इस इक्वेशन में डाल दो और एक्स और वाई की वैल्यू एक बार इस इक्वेशन में डाल दो, और दोनों टाइम आंसर हमेशा जीरो आना चाहिए, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए। अगर ये -4,3 इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये इस लाइन पे है, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इस लाइन पे नहीं है, सिंपल। तो चलो एक्स की वैल्यू डालते हैं, ये आ गया -4 + 3 + 1, क्या ये जीरो आ रहा है? हाँ, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो इस लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा ये। अब इस लाइन को और चेक कर लेते हैं, इस यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालो बेटा -4, वाई की वैल्यू डालो -3, और राइट साइड में क्या है 1, तो क्या -7 1 के बराबर है? नहीं है, तो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो पॉइंट -4,3 इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट 6 - 4√5 इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक सेकेंड, लेट 6 - 4√5 इज अ रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर बोल देते हैं, ठीक है, और इसको किसके बराबर, x के बराबर पुट कर देते हैं, 6 - 4√5 इज इक्वल टू x। ये हम सपोज कर रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, मतलब ये x जो है जिसकी वैल्यू ये है, ये एक रैशनल नंबर है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से क्या करो, x को इस तरफ लेके आओ, 6 - x इज इक्वल टू 4√5, और यहाँ से क्या करो, 6 - x/4 इज इक्वल टू √5। अब यहां पे देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये अपना रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 6 रैशनल है, x को हमने रैशनल माना था, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये रैशनल है, और पेपर में क्या दिया हुआ है कि जो √5 है ये इरेशनल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, गिवन दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर 6 - √5 is not a rational number. So our assumption is wrong and 6 - √5 is not a rational number. Therefore it is a irrational number. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, आपको बोला हुआ है कि और वाला जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। ये देखो बेटा, इसमें क्या बोला हुआ है कि शो दैट 11 × 19 × 23 + 3 × 11 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, हमें पता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसका सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, नंबर इटसेल्फ। इसमें देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में से 11 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, 19 × 23 + 3, तो ये कितना आ गया, 19 × 23 हो गया, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 23 × 19, 437, ये आ गया 437 + 3 440, और हमें पता है 440 के तो एक से ज़्यादा भी फैक्टर्स हैं क्योंकि 443 इज ए इवन नंबर। सो शो दैट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम ये लिख देंगे कि 11 इंटू दिस वैल्यू कम्स टू 11 × 440 एंड 440 हैज़ मैनी मैनी फैक्टर्स, सो दिस देयरफॉर दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसे करके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना आपको। ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में जो जो बोला हुआ है, जैसे जैसे बोला हुआ है, ए की वैल्यू 30 डिग्री डाल दो और बी की वैल्यू 45 डिग्री डाल दो और आंसर निकाल लो अपना। तो ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू 30, तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस ए कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 √3/2 साइन 45 1/√2। तो ये आंसर क्या आ गया बेटा,
√3+1/√2। ये हमें बस इवेल्युएट करना था, ये अपना आंसर आ गया, बस ये निकाल के छोड़ दो, मिल गए 2 नंबर। चलो आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, अ बैग कंटेन्स 4 रेड। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे लिखते जाओ। तो देखो रेड कितनी दी हुई है 4, 5 वाइट, तो वाइट कितनी दी हुई है बेटा, वाइट दी हुई है 5 एंड सम येलो, और येलो दी हुई है। हमें येलो का नंबर नहीं पता तो मैं येलो को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल एट रैंडम इज 1/5। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड की क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 4/4 + 5 + x इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसको 20 इज इक्वल टू 9 + x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए येलो बॉल। तो येलो बॉल सेम वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए येलो बॉल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम निकाल चुके हैं तो x की जगह पे हम 11 लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए येलो बॉल कितना आ गया बेटा 11/4 + 5 + 11, तो 11/20, ये अपना आंसर आ गया, सिंपल। चलो ये सेक्शन ए और सेक्शन बी खत्म हुए। अपना अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 2 अलार्म क्लॉक्स ring their alarms at a regular interval of 20 minutes and 25 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, पहली बार उन दोनों ने एक साथ घंटी उनकी बजी थी 12 बजे। At what time will they beep again together next time? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है बेटा, एक फर्स्ट बेल है, फर्स्ट बेल कितनी देर बाद बजती है 20 मिनट बाद, सेकंड बेल कब बजती है 25 मिनट बाद। हम दोनों को बताना है कि ये दोनों बेल एक साथ कब बजेंगी टुगेदर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो ठीक है, देखो ज़रा 25 और 20 का एलसीएम ले लो, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 5, 1 4 2 2 2 1 1। ठीक है, तो ये एलसीएम कितना आ गया, क्या आ गया 5 × 5 × 2 × 2 100 मिनट्स। मतलब एक बार अगर ये पहली बार जब दोनों बेल एक साथ 12 बजे बजी थी, तो अगली बार 12 बजे के बाद 100 मिनट बाद, 12 बजने के 100 मिनट बाद ये दोबारा बेल एक साथ दोनों बजेंगी। तो देख लो 100 मिनट्स का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट + 40 मिनट, ये मैं बोल सकता हूँ 1 आवर है। तो कितने बज गई, 12 बजे के बाद अगर मैं करता हूँ तो 12 + 1 आवर 40 मिनट्स अगर हम ऐड कर देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1 PM 1:40 PM। ओके, ये अपना आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। 27, द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल बेटा वही जैसे बोला था आप लोगों को कि कीवर्ड 2 एंगल मान लो, एक एंगल x है दूसरा एंगल y है, सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180 डिग्री। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स दी स्मॉलर एंगल, तो मैं मान लेता हूँ x बड़ा है और y छोटा है, और कितने से बड़ा है 18 डिग्री से। ठीक है, तो दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल सॉल्व कर दो। 2x की वैल्यू कितनी आ गई 198, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है 99, और इसको फिर इसी किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसको इसी इक्वेशन में डाल दो, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 99 - 18 81 आ गया, 81 डिग्रीज। ये आंसर आ गया अपना, सिंपल था ये क्वेश्चन तो। 28, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब इसमें कीवर्ड क्या है देखो बेटा, ट्राइसेक्शन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। एक ये है लाइन, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ A -2, 2। दूसरा पॉइंट मैं मान लेता हूँ पॉइंट नंबर B 7, -4। और यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ Q।
इसके जो कोऑर्डिनेट है x, y मान लेते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये लाइन इसको ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब 1:1:2 3 बराबर हिस्सों में ये बांट रही है लाइन, ठीक है। तो अब हमें क्या बताने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें p और q के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो चलो ठीक है बेटा, एक बार मैं क्या करता हूँ, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो p के जब मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो क्या रहेगा हमारे सामने, सिचुएशन क्या रहेगी, ये a है, यहाँ पे ये p है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, a की -2 2 और ये 7, -4, ये x, y। तो देखो बेटा, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, मैं आपको दोबारा से क्या, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इतना देखिए कि ये कैसे निकाला जाता है। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेगा, ये जो रेशियो है इसको इसके एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया, 2 × -2 प्लस 1 × 7 अपॉन सम ऑफ दीज टू 1 + 2, तो ये कितना आ गया, -4 + 7 3/3 1 आ गया, ये x की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली अब y की जब मैं बात करता हूँ तो y के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ये 2 है तो 2 को y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करो, इस 1 को y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो 2 × 2 प्लस 1 × -4 अपॉन 1 + 2, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो एक p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा, बोलो यहाँ से, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 0, ठीक है। अब सिमिलरली q के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। जब मैं q की बात करूँगा तो यहाँ पे, चलो यहाँ पे निकालते हैं q के। तो जब मैं q की बात करूँगा तो कहानी क्या रहेगी, ये a है, ये यहाँ पे b है, ये क्या आ गया, q कुछ यहाँ पे है, और इस बार जो रेशियो है वो 2:1 है, यहाँ पे 1:2 था। और इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं x1, y1 मान लेता हूँ, और ये कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं -2, 2, और b के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 7, -4, ठीक है। तो आओ देखो बेटा, सिंपल x1 की वैल्यू कितनी आएगी, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ और y को y के साथ। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को करेंगे -2 के साथ, तो 1 × -2 प्लस इस 2 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 अपॉन 2 + 1, तो ये कितना आ गया, 14 -2 12 अपॉन 3 4 आ गया। और y1 की वैल्यू कितनी आ गई, वही सिंपली मल्टीप्लाई करो, इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 के साथ, तो 1 × 2 प्लस इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 के साथ, 2 × -4 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया -8 -6/3 -2। तो जो आपका ये कोऑर्डिनेट आ गया, क्यू के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए, 4, -2। जो आपके क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए वो कितना आ गए, तो देखते हैं, चलो इसका आंसर लिखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ये आ गया -2, यहाँ पे आ गया 4, तो इसके क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4, -2, और p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा, यहाँ पे हमने निकाला था 1, 0 1, 0, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट आ गया 1, 0 और q के कोऑर्डिनेट आ गए 4, -2, ये अपना आंसर आ गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर देखेंगे 29th क्वेश्चन क्या बोलता है, इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, इसको मैं आप लोगों के लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स द रेडियाई आर OA, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक। इसका जो पेंसिल का हल्का सा कम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, OA रेडियस है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, ये OA है, ये रेडियस है, एंड OQ = 6 सेंटीमीटर। OQ की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एज शोन इन फिगर, कॉर्ड CD ऑफ लार्जर सर्कल इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल एट Q, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है कि ये CD जो है वो टेंजेंट है, Q पे टच कर रही है, ठीक है जी साहब। इफ PA इज टेंजेंट टू लार्जर सर्कल,
पी ए, यहाँ पे टेंजेंट हम देख सकते हैं पी ए, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 16 दी हुई है, ठीक है। एंड ओ पी, ओ पी की वैल्यू ये जो है ओ पी, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 20। तो हम एक ये देखेंगे कि यहाँ से जो सेंटर से जो अगर टेंजेंट पे अगर कुछ इंटरसेक्ट करेगा तो वो परपेंडिकुलर करेगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाता हूँ बेटा, ये देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए पी को उठाता हूँ तो ये 90 डिग्री है, बोलो ये 90, यहाँ पे ये 20 दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या हम इसको नहीं निकाल सकेंगे इसको? तो पाइथागोरस लगाने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ गया 4 5 जो 20, 4 4 जो 16, 12, ये वैल्यू आ गई बेटा 12 आ जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये 12 आ गया, तो हमें पता लग गया कि जो रेडियस है ये 12 है। तो अब एक चीज़ देखो, इसकी वैल्यू अगर ओ ए की वैल्यू 12 आ गई है, ये वैल्यू अगर 12 आ गई है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है ओ डी, ये भी तो सर्कल है, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल है, ये वैल्यू भी तो 12 होगी, बोलो भाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाता हूँ, ट्रायंगल ओ क्यू डी, ये 90 डिग्री है, ये 12 है, ओ क्यू की वैल्यू हमें 6 दी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो चलो ठीक है, 12 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस इसको अगर मैं x मानता हूँ प्लस x का स्क्वायर, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये कितना आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो 44 108, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 108। और यहाँ से अगर मैं अंडर रूट करता हूँ 108 का, तो 12 इंटू 9 लिख सकता हूँ इसको मैं, तो 12 इंटू 9 लिख दिया, और 12 को कितना लिख दिया 4 इंटू 3 इंटू 9, तो यहाँ से ये कितना आ गया बेटा, रूट के बाहर कितना आ गया 2 इंटू 3 रूट 3, मतलब 6 रूट 3। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6 रूट 3। अब ये ट्रायंगल है, x की वैल्यू अगर 6 रूट 3 है, तो हमसे पूछा क्या है, टोटल हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ सी डी। तो ये जो सी डी की जो लेंथ है वो इसका डबल होगा। तो अगर ये 6 रूट 3 है, ये अगर 6 रूट 3 है, तो ये भी 6 रूट 3 होगा। तो टोटल कितना आ गया 6 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 12 रूट 3। तो जो अपना इसका आंसर आ गया सी डी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 12 रूट 3, ठीक है बेटा। अगर ये ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा कम स्पीड पे दोबारा से इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार फिर से देखें, समझ में आ जाएगा पक्का। और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। चलो बेटा आगे देखते हैं, ये और वाला सेगमेंट देखते हैं इसका। अगला एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, चलो एक मिनट में फिगर बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये एक सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये सेंटर, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आ गया ओ, ये दिया हुआ है P, ये दिया हुआ है Q, ये दिया हुआ है T। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट्स PT एंड QT आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ, ये वाला जो एंगल है वो एंगल OPQ इसका ट्वाइस है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये जो एंगल होगा ये 2 थीटा होगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो कुछ नहीं बेटा, सिंपल है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को एक चीज़ पता है कि जो टेंजेंट है वो
सेंटर से जब अगर हम टेंजेंट को टच करते हैं तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये जो एंगल है ये कितना डिग्री हो गया, एक सेकेंड, हाँ, तो ये एंगल देखो बेटा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये अगर रेडियस ऑफ सर्कल है तो ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, ये दोनों साइड्स बराबर हो गई। ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा होगा बेटा, बोलो होगा। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है टोटल और ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल मैं बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा होगा। बोलो बेटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल में उठाता हूँ, सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ट्रायंगल पी क्यू टी के अंदर, ठीक है, इस ये तो हमें प्रूव करना है कि अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। इसलिए अभी मैं इसको कुछ और नाम देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू 2 थीटा के बराबर आनी चाहिए, फिर हम मान लेंगे कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो जो हमने सॉल्व किया है वो ठीक है। तो आइए चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल पी टी क्यू के अंदर ये वाला एंगल कितना है बेटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, प्लस जो नेक्स्ट एंगल है ये कितना है, ये भी 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, प्लस ये कितना है अल्फा, और सम ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हम लोगों को अच्छे से पता है। तो इसमें क्या आ गया, 90 90 180 माइनस 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ ये 180 कट जाएगा, और अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 थीटा के बराबर। तो ये तो हमें प्रूव करना था कि अगर ये एंगल, यहाँ पे देखो, ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये जो एंगल है ये 2 थीटा होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया, इसको हमने थीटा माना था और अल्फा की वैल्यू हमने किसके बराबर निकाल दी, 2 थीटा के। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ठीक है, अब एक सेकंड रुकेंगे।